बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि के साथ मैं इफ्तार का आदमी। एक बड़ी खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को टारगेट करने की कोशिश की गई है। ज़राए ये कहते हैं कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो चुका था और वो अफ़गानी नज़ाद था या अफ़गानी शख्स है। CTD हुकाम ने उसे गिरफ्तार किया है। इसकी डिटेल आपको बताएंगे। ये बड़ा अहम वाक़या है। ये बुध के रोज़ वाक़या पेश आया, लेकिन इस वाक़े को छुपा लिया गया, ज़ाहिर नहीं किया गया। आज इस मामले में लब कुशाई की गई है। इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि एक मशकूक शख्स जो कि ख़ुद को अफ़गानिस्तान का रहायशी बताता है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हुआ। ये मशकूक शख्स मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ प्राइम मिनिस्टर में दाखिल हुआ और ये प्राइम मिनिस्टर की रिहाइश गाह की तरफ जा रहा था, जिसको CTD पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने ट्रेस किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। कहने वाले कहते हैं कि जब ये वाक़या बुध के रोज़ पेश आया, उसके बाद 3-4 रोज़ गुजरने के बावजूद इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तफ्तीश और तहकीक की जाती रही और शायद प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया कि ये बात बाहर ना निकाली जाए कि कोई शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस तरह दाखिल हुआ है, क्योंकि ये सिक्योरिटी ब्रीच है। लेकिन फिर सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें भी इस वाक़े का ज़राए कहते हैं कि जिक्र हुआ और कहा गया कि ये वाक़या जो है वो आवाम के सामने रखना चाहिए। तो सोर्सेज ने क्लेम किया है, इसकी ऑफिशियल कोई तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन ऑफिशियली जो चीज़ें सामने आई है उसके मुताबिक ये इस शख्स से तहकीकात जारी है कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैसे दाखिल हुआ। बाज़ जो मीडिया के ज़राए हैं उनमें ये खबर है कि ये ज़हनी माजूर शख्स था और ये सवात का रहने वाला है। तो सवाल ये कि ज़हनी माजूर शख्स प्राइम मिनिस्टर की इमारत में कैसे घुस गया, भूल भुलैयों में से होता हुआ, सिक्योरिटी इदारों की नज़रों से खुद को छुपाता हुआ, वो कैसे प्राइम मिनिस्टर की उस हिस्से की तरफ चला गया जहां वो रिहाइश पजीर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और इस मामले की भी खोज लगाई जा रही है। वैसे तो कहने वाले कहते हैं कि ये अफ़गानी है या कोई पख्तून है और ये ज़हनी तौर पर माजूर है, लेकिन ज़हनी तौर पर माजूर पर तो एक पूरी जमात मौजूद है जिसका सरबराह ज़हनी तौर पर इतना माजूर है कि वो सर पे वो बुलेट प्रूफ बुरका पहन के फिरता है और दुनिया भर में उसका मजाक उड़ता है। और जिस तरह वो बुलेट प्रूफ जैकेटों के साथ हसार में अदालत के सामने खुद को पेश करता है और जाहिर ये करता है कि सिर्फ उसका जो सर है वो बड़ा कीमती है, उसमें जो दिमाग है वो बड़ा कीमती है, उसको कहीं गोली लग गई तो वो ना ज़ाया हो जाए। बाकी जिस्म की उसे परवाह नहीं है, बाकी जिस्म पे कहीं ना जैकेट पहनी है ना कोई बुलेट प्रूफ है। तो खास सब की जो सर की हिफाजत की जाती है वो शायद इसलिए की जाती है कि उनका जो दिमाग है वो बड़ा कीमती दिमाग है। और आपने सुना हुआ ना कि ये वो जो 3 दिमाग जिनकी कीमत लगाई गई, एक अमेरिकी का दिमाग, एक मिस्री का दिमाग और एक हमारे पाकिस्तानी का दिमाग। अब उसकी मैं नेशनलिटी नहीं बताता, समझ आप खुद जाएंगे कि वो ओरिजिन उसका क्या हो सकता है। तो अमेरिकी का दिमाग, उसकी कीमत लगी $1000। कहा गया जी हर शख्स के पास होता है, हर अमेरिकी के पास होता है, कोई इतना कीमती दिमाग नहीं होता। और फिर मिस्री का दिमाग जो दूसरा दिमाग था उसकी कीमत लगाएगी, उसकी लगाएगी 2000। और जो पाकिस्तानी दिमाग था उसकी कीमत लगाएगी $1,00,000। तो पूछा गया जी कि ये ऐसा कौन सा नायाब दिमाग है जिसकी $1,00,000 कीमत लगी। तो बताया गया जी ये बहुत कम लोगों के सर में पाया जाता है, तो इसलिए कीमती दिमाग है। तो ऐसा ही दिमाग जो है वो मौजूद है। लेकिन इसको मैंने लेटर नोट में इसलिए कर दिया कि जब हुकूमत ने इस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया कि इस प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच करके एक शख्स शहबाज शरीफ तक पहुंच गया और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वो हरकत कर देता, तो ये मुल्क जो पहले ही इस वक्त खलफशार का शिकार है, उसके बाद क्या होता है। इस वक्त सिर्फ एक ही जमात के लोग हैं जो कि लोगों के गिरेबानों को पढ़ रहे हैं या लोगों को बुरा भला कह रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। बाकी जो 12-13 सियासी जमातें हैं वो इक़्तिदार को एंजॉय कर रही हैं। तो उनके जो वोटर और सपोर्टर हैं वो भी कम अज़ कम अपने आप को उन्होंने उसी माहौल में रखा हुआ है, यानी उनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन और पैनिक नज़र नहीं आता जो कि एक जमात में नज़र आता है। और अगर इन 13 जमातों के लोगों में भी उस तरह का पैनिक और फ्रस्ट्रेशन आ गई तो फिर ये जो लड़ाई होगी ये फिर गली गली में होगी और फिर ये लोग आपस में दस्तों गिरबान होंगे। तो ये इस किस्म की साजिश जो है इसका कला कमा करना बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो ये बड़ी खबर थी। दूसरी खबर है वो आज जो हमारे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो कभी सदर मुमलिकत बन जाते हैं, कभी वो मुंशी प्रेमचंद बन जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की तो वैसे बहुत इज्जत है और किसी मुंशी का नाम मेरे ज़हन में आ नहीं रहा। उन्होंने वो जो बिल मंजूर किया अदालती इस्लाहात का, पार्लियामेंट के 2 ईवानों ने, सेनेट ने और फिर कौमी असम्बली ने, फिर जॉइंट सेशन में, वो उन्होंने वापस भेज दिया। अब चूंकि एक फॉर्मेलिटी है, उन्होंने भेजना ही भेजना था
और वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल होना उन्होंने प्रूव करना ही करना था, तो बिल उन्होंने वापस भेज दिया। अब ये बिल जो है 10 दिनों बाद उसको दूसरे कानून तो बन ही जाना है, लेकिन उन्होंने जो अपनी यानी वो कहते हैं ना पंजाबी में औकात वहाती, वो अपने उसमें से अपने जोन में से बाहर आ ही नहीं रहे। वो ये किसी एक मौके पर साबित नहीं करना चाहते कि वो हुकूमत पाकिस्तान के सदर है, वो 22 बल्कि 23 करोड़ अवाम के सदर है। उन्होंने पीटीआई के सदर बन के दिखाना, और पीटीआई में भी सदारत का ओहदा खाली नहीं है। जब वो पाकिस्तान के सदर के ओहदे से फारुग हो गए तो पीटीआई में भी उनको सदर का ओहदा नहीं मिलना। वो पहले चौधरी प्रोविजनरी ले चुका है, वो पाकिस्तान के सदर है, तो उनको इस ओहदे का फायदा उठाना चाहिए कि इतने बड़े मुल्क के सदर है, 23 करोड़ अवाम उन्हें सदर मानते हैं। कोई एक ऐसा काम वो कर दे जिससे 23 करोड़ अवाम, चले उनकी जमात को छोड़े, बाकी के लोग तो ये वाकई साडा सदर थी, कल को लोग याद करेंगे तो कोई बहुत बुरे लफ्जों से याद नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया कि उनकी कोई इज्जत करे। चीफ जस्टिस के पास अब खेलने के लिए 10 दिन रह गए हैं। अब देखें ना, बिल वापस आ गया, नो दे हैव 10 डेज। इसमें 10 दिनों में उन्होंने यानी अपना सारा काम करना है। हुकूमत के को अगर उन्होंने चार्जशीट करना है, 3 रुकनी बेंच का फैसला उन्होंने इम्पोज कराना है, उसमें भी बड़ी यानी एक फिल्म जो मैंने बार बार कहता हूँ, मुन्ना भाई MBBS चल रही है। मुन्ना भाई MBBS में सारे तैयारियां करके उन्होंने अस्पताल बनाया, डॉक्टर बनाया, तो तैयारियां हर तरफ चल रही हैं। पीपल्स पार्टी भी सियानी निकली है, वो कह रही नहीं नहीं इलेक्शन होने चाहिए और पार्लियामेंट और अदलिया की बड़ी इज्जत होनी चाहिए। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर उनके लोग जो है वो अदलिया की ऐसी तैसी फेर रहे हैं। और इसी तरह हुकूमत भी जो कह रही है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। वज़ीर ख़जाना आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैंने तो हदायत कर दी इलेक्शन कमीशन को, तो 21 अरब रुपये दे दी उन्होंने। और 10 अप्रैल की जो दिन है या रात, ये दोनों जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब 10 अप्रैल को एक बहुत बड़ी गेम होने वाली। 10 अप्रैल को एक केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है चैम्बर के अंदर, और वो चीफ जस्टिस ने इस बात के लिए एक्सेप्ट किया है। ये है जो जस्टिस कादी फाइसा के खिलाफ एक क्यूरेटिव रेफरेंस था, वो हुकूमत ने वापस लेने का ऐलान किया है। उसकी समाअत चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में करेंगे। तो 10 अप्रैल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। अब वो जो लड़ाई है ना, चीफ जस्टिस वर्सेस कादी फाइसा एंड ग्रुप, जो एक अब खुली लड़ाई है कि कुछ जज उस तरफ है जिनको जस्टिस कादी फाइसा लीड तो नहीं कर रहे, लेकिन वो चूंकि सीनियर मोस्ट जज हैं तो फिर उनको लीडर माना जाएगा, तो आने वाले वक्तों में चीफ जस्टिस होंगे। तो उन्होंने भी यानी जवाब में वो जो अपना फैसला दिया था 3 रुकनी बेंच का, जिसमें वो था हाफिज कुरान को 20 नंबर केस इजाफी देने का केस, 3 रुकनी बेंच था, जिसने ये कहा था कि जब तक ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बन जाते उस वक्त तक आज नोटिस ना लिया जाए। तो इस 3 रुकनी बेंच के फैसले को पहले तो एक सर्कुलर के जरिए रिजेक्ट किया गया, और सर्कुलर भेजा था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने, इशरत अली ने, उसको हुकूमत ने हटा दिया कि वो रजिस्ट्रार ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि मुतालबा किया था जस्टिस कादी फाइसा ने। उन्होंने कहा कि जज का फैसला है कि रजिस्ट्रार कैसे जो है वो हटा सकता है और उसको खत्म कर सकता है। तो इशरत अली साहब को वापस बुला लिया गया, लेकिन चीफ जस्टिस डट गए। उन्होंने कहा नहीं, इशरत अली वापस नहीं जाएगा। तो इशरत अली ने 3 अप्रैल के बाद भी अपना काम जारी रखा। 4 अप्रैल को भी उन्होंने यानी सरकारी दफ्तर में काम करके कुछ अहकाम जारी किए। तो जस्टिस कादी फाइसा ने आज उसके हवाले से एक तफसीली नोट भी अपनी यानी जारी कर दी है। उसमें उन्होंने इशरत अली के हवाले से कहा कि इज्जत ना बुला लिया सी, गवर्नमेंट ने उनको 3 अप्रैल को वापस बुला लिया था, लेकिन उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया। और ये फैसला जारी करने का मकसद ये कि उन्होंने वो जो एक 6 रुकनी बेंच बनाया था ना, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अचानक एक खुद बेंच बनाया और अपने जो मनपसंद 2 प्यारे हैं उनको डाला, और बाकी के 4 लोगों को डाल के जस्टिस कादी फाइसा के 3 रुकनी बेंच के फैसले को रिजेक्ट कर दिया था। तो चीफ जस्टिस ने फैसला रिजेक्ट किया, जस्टिस कादी फाइसा ने उसका तफसीली नोट जारी कर दिया, तफसीली फैसले जारी कर दिया। तो ये लड़ाई जो अंदर सुप्रीम कोर्ट की चल रही है वो बड़ी खौफनाक लड़ाई है। इसलिए इस दौरान एक और आपको पता ही अतर मिल्ला साहब का एक इख्तलाफी नोट आ चुका है, उसने अपना रंग दिखाना ही दिखाना है। तो वो कहते हैं गल बद गई। अब 10 अप्रैल को यानी पीर का एक रोज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस दिन कुछ अहम चीज़ें सामने आएंगी। और इस बात से एक और चीज़ भी जाहिर होगी कि चीफ जस्टिस फिलहाल इस्तीफा देने का इरादा नहीं रखते। अगर वो 10 अप्रैल को इन हाउस अपने इन चैम्बर वो उसको सुनेंगे जस्टिस कादी फाइसा की दरख्वास्त को, तो वो यानी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये लड़ाई जो है इस तरफ जो है वो जारी है। अली अमीन गंडापुर उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है, और एक तमाशा लगा DI खान में, और PTA के दर्जनों कारकुनों ने वहाँ पे
यानी जेल के बाहर उन्होंने घेराव किया रखा, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस उन्हें लेने के लिए पहुंची हुई थी DI खां में। तो इस मौके पर फिर दर्जनों लोग गिरफ्तार किए गए। तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने थाना गोलड़ा में मुजस्सरिड की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया हुआ, जिसमें अली अमीन और उनके साथी असद खान दोनों नामजद हैं। इस मुकदमे में गद्दारी और दहशतगर्दी की दफात शामिल है। FIR के मतन के मुताबिक मुलजमों ने जो निजी चैनल पर उनकी जो गुफ्तगू नशर हुई, यानी जो ऑडियो मैसेज था, उसके मुताबिक उन्होंने इस्लामाबाद की निजी सोसाइटियों में असला और बंदे जमा करने के लिए कहा था। और इस ऑडियो में मुलजमान की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी पर पूरे इस्लामाबाद पर कब्जे की एक साजिश का प्लान बनाया गया था और कहा था हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, तो यानी टेक ओवर कर लेंगे। तो मुलजमों ने धमकी दी थी कि पुलिस को कि वो अपने फ़राइज़ अंजाम ना दें। तो ये वो केस है। इस केस में इस्लामाबाद पुलिस अली अमीन गंडापुर को DI खां की जेल से उन्हें ले गई, लेकिन ले जाने के लिए भी काफ़ी हीलो-उज्जत करनी पड़ी और पिछले दरवाजे दूसरे दरवाजे से निकाल के, जेल के मरकज़ी दरवाजे से उसको नहीं निकाला गया, बल्कि उसको जेल के अकबी दरवाजे से निकाल कर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। इस दौरान हंगामा राई हुई, मुजाहरे भी हुए और पुलिस ने कुछ दर्जनों PTI के लोगों को, वैसे चंद दर्जन ही थे, और सबको गाड़ी में डाला और उनको गिरफ्तार करके ले गई है। अब उनको छोड़ दिया जाएगा कहीं जाके, यह मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी या उनकी मुंतकली के दौरान भी PTI के कई कारकुन बेचारे जेल यात्रा के लिए चले गए। इसहाक डार साहब ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बड़ी रूमर चल रही है कि मैं अमेरिका नहीं जा रहा क्योंकि मुझे IMF ने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे IMF ने मना नहीं किया, पाकिस्तान IMF का मेंबर है, भिखारी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर मैंने दौरा मुलतवी किया क्योंकि सियासी हालात जो है वो काफ़ी संजीदा है। अब उन्होंने परसों वर्ल्ड बैंक से स्प्रिंग मीटिंग करना थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं वर्चुअली यानी ऑन कैमरा उनके साथ मीटिंग में शरीक हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अदालती फैसले में हमें डेडलाइन दी गई है, पीर की रात 12 बजे तक हम वजारत ख़जाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये अदा करें ताकि वो इलेक्शन करा सके। तो हमने 10 अप्रैल तक पैसे इलेक्शन कमीशन को मुहैया करने के लिए हदायत कर दी है। फिर इलेक्शन कमीशन जाकर अदालत को बता दे कि हमने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए। तो उनको जो है वो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे भी हुकूमत ने एक तासुर दे दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भागी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट जो जो अहकाम दे रही है वो पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन असल मसला तो फिर आ जाना ना सिक्योरिटी का। और कल जो एक बड़ा फैसला सामने आया कौमी सलामती कमेटी का, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उसके मुताबिक तो हुकूमत और फ़ौज अगले चंद दिनों में बहुत ही अहम कामों में बिजी होने वाले हैं और इसका ताल्लुक सिक्योरिटी से है। और ये जो 40-50 हज़ार दहशतगर्द इमरान खान साहब ने लाके बसाए हैं जो पाकिस्तान में जगह जगह ब्रीच कर रहे हैं, शायद वहीं से कोई बंदा घुस गया जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी, तो उनको भी पकड़ना है, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन होने हैं। और फिर जो असल सवाल होना है ना, वो होना है सिक्योरिटी का। इलेक्शन कमीशन बेचारा वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल कर लेगा, हुकूमत भी कर लेगी अमल, क्योंकि पानी तो नीचे गिरता है ना सब। तो हुकूमत और ये जो इदारे होते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट को के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते। तनकीद एक और चीज़ है। तौहीन अदालत अगर वो लगाना चाहे तो अब सुना तौहीन अदालत का कानून भी बदलने जा रहे हैं और ये 2 कानून पार्लियामेंट के अंदर बदलने की कोशिश हो रही है। एक तो ये जो सदर को भेजा जाता है डाखाना के जी ये मंजूर कर दे और सदर आगे से कहता है मैं नहीं करना, कोने के नीचे रख के बैठा रहता है। तो ये वाला मरहला भी ख़त्म करने के लिए एक कानून साजी करने का सोचा जा रहा है कि पार्लियामेंट एक ऐसा कानून पास करे जिसके तहत अगर 2 ईवान या जॉइंट सेशन सेनेट और कौमी असम्बली ये बिल पास कर ले तो फिर ये बिल जो है वो अप्रूव हो जाए, एक्ट जो कम अज़ कम वो नाफिजुल अमल हो जाए, कानून बन जाए। ये जो सदर वाली एक वो रहेगी ना फॉर्मेलिटी, ये भी ख़त्म कर दी जाए। दूसरा जो तौहीन अदालत का कानून है वो तो ऑलरेडी उस अदालती इस्लाहात में शामिल आज को नोटिस है, लेकिन अब उसके अंदर एक अमेंडमेंट करने का सोचा जा रहा है कि ये भी इसका भी जो इख्तियार है तौहीन अदालत कैसे लगाई जाएगी, ये भी उस 3 रुकनी बेंच को जो कि अदालत का सीनियर मोस्ट 3 रुकनी बेंच हो वो इस बात का फैसला करे कि तौहीन अदालत बनती है कि नहीं बनती। सिर्फ चीफ जस्टिस इस बात का फैसला ना करे कि इसके ऊपर तौहीन अदालत बनती है, सिर्फ चीफ जस्टिस इस बात का फैसला ना करे कि ये केस हमने सुनना है कि नहीं सुनना, बेंच कौन सा बनेगा। और जज कहे कि मैं बेंच का हिस्सा हूं तो चीफ जस्टिस बेंच एक दफ़ा बना दे और दोबारा उसको अपनी मर्जी से निकाल दे। ये कानून ही नहीं है कि चीफ जस्टिस एक दफ़ा बनाया हुआ बेंच तोड़ दे और बंदे को निकाल दे जबकि वो बंदे आमादगी जाहिर कर रहे हो। तो ये सारी एक सिचुएशन जो बिल्ट हो गई है ना उसमें कानून बहुत सारे चेंज होने। तो
हुकूमत कानून साजी की तरफ जाएगी, चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाएगी, चीफ जस्टिस को हटाने की कोशिश की जाएगी। चीफ जस्टिस ने इन 10 दिनों में हुकूमत को खोटे लाइन लगाना है, क्योंकि 10 दिन का एक टाइमलाइन है, तो समझ लें कि 16 अप्रैल से ये ऑनवर्ड अगर शुरू हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 अप्रैल तक या 23 अप्रैल तक ये कानून बन जाएगा। और कानून बन गया तो फिर मुश्किल पेश आएगी। हाँ, अभी ये है कि इस कानून को पीटीआई अदालत में जाकर चैलेंज करेगी, तो जब चैलेंज करेगी वो तब की बात है, वो उसको स्ट्राइक डाउन करेंगे वो तब की बात है, लेकिन कानून बन जाएगा और इस कानून के तहत ही फिर आगे प्रोसीडिंग या आगे जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। तो ये एक मुश्किल इनके लिए है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई, जो समाअत के लिए लगा दी गई है। 12 अप्रैल को इस केस की समाअत होगी। जस्टिस शाहिद बलाल हसन पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। और ये दरख्वास्त एक शहरी ने मोहम्मद जुनैद उन्होंने दी है, और इसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीफ इलेक्शन कमीशनर को फरीक बनाया गया है। और इसमें मौक़िफ़ जो है वो ये कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को NA 95 मियाँ वाली से नाअहल करार दे चुका है, और 7 दिसंबर 2022 को इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया गया, जो कि इलेक्शन कमीशन ने किया। तोशाखाना के हवाले से हक़ाइक़ छुपाने पर इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को यानी कि 21 अक्टूबर 2022 को इमरान खान को नाअहल करार दिया। इससे कबल अदालत भी नवाज शरीफ को नाअहल करार दे चुकी है, और नवाज शरीफ भी पार्टी के सदर नहीं रहे। तो अब इमरान खान के केस और नवाज शरीफ का केस देखें तो नवाज शरीफ के केस के मुताबिक तो नाअहली के बाद कोई भी पार्टी का सदर नहीं रह सकता। तो इलेक्शन कमीशन से हमने रजू किया, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो अब हम आ गए हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट इस पर फैसला करे। तो जिस पर हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। 12 अप्रैल को उस केस की समाअत होगी। तो 10 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल एक दूसरी बड़ी तारीख है, लेकिन उससे पहले 11 अप्रैल को भी केस की समाअत है, यानी 10, 11, 12, 11 अप्रैल को तोशाखाना केस की समाअत है। तोशाखाना केस में इमरान खान को पेश होना था, लेकिन वो नहीं पेश हुए, और बताया गया जी कि उनको तो कोई नोटिस ही नहीं मिला। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस की जो जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त है, उसके हवाले से ये समाअत मुकर्रर की गई थी। अदालत ने तो केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी की हुई है, लेकिन फिर ये जो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी कि जी इस दौरान बड़ी देर हो जाएगी, तो एक नोटिस भेजा गया इमरान खान को, उन्होंने वसूल नहीं किया, और पुलिस ने जो उसकी जमा नहीं कराई डिटेल। अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया था, इमरान खान तो गए नहीं। तो अब उस केस की समाअत जो है 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है, और इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। उनके खिलाफ एक और केस चल रहा है, वो जो इद्दत में शिद्दत वाला निकाह था, वो उसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट नसर मिनल्ला कर रहे हैं। इसमें मरकज़ी गवाह मुफ्ती सईद अहमद खान, जिन्होंने ये बयान तहरीरी तौर पर जमा करा रखा है, उन्होंने अदालत में पेश होना था, लेकिन वो उम्रे पर चले गए, और उनके वकील ने कहा जनाब वो मुफ्ती साहब तो उम्रे से चले गए ने। तो उनकी जो दरख्वास्त है फिर वो अगली समाअत के लिए उस पर अदालत ने जो वो डेट है वो 28 अप्रैल की दे दी है। तो जस्टिस काजी फैसल ने जो तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया है, उसमें ये उन्होंने लिखा है कि आज को नोटिस नंबर 2022-4 में 29 मार्च का हुक्म 4 अप्रैल का नोट मनसूख नहीं कर सकता। मुतकब्बराना आमरीत की धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। तो ये उनका एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है, जो कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल सूरत हाल है उसको जाहिर करता है। उन्होंने ये कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली वफाकी हुकूमत के मुलाजम है। इशरत अली को डेपुटेशन पर बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। इशरत अली को 3 अप्रैल को हुकूमत ने बदरिया नोटिफिकेशन वापस बुला लिया। वफाकी हुकूमत ने उन्हें फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने तामील से इनकार कर दिया, और 4 अप्रैल को उन्होंने गलत तौर पर खुद को रजिस्ट्रार जाहिर किया। तो ये तफसीली फैसला उन्होंने जो है वो जारी किया है, जिसके मुताबिक जो उन्होंने फैसला दिया उसको स्ट्राइक डाउन करने का रजिस्ट्रार को कोई हक नहीं था। और एक बड़ी खबर है कि इतवार के रोज़ भी वफाकी काबीना के एक अहम इजलास तलब कर लिया गया है, और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक़ हिकमत अमली और कानूनी मुशावरत और काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। अदालती इस्लाहात बिल की वापसी और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर भी बात होगी। तो कहने वाले कहते हैं कि कुछ भी कर ले, हुकूमत और फौज एक पेज पर आगे है, और फैसला ये कि इलेक्शन जो है वो एक ही वक्त में होंगे मुल्क में, और एक ही बार होंगे। तो सोशल मीडिया पर मैंने एक शख्स की कोई एक छोटी सी तहरीर देखी, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ वो शेयर कर दूँ। ये कामरान नकवी साहब है, ये आजकल बहुत ज़्यादा लिखते हैं, और ये
कंटेंट राइटर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, डेली क्लीम में रहे हैं या हैं, मीडिया रिसर्चर भी है। उन्होंने कुछ एक छोटा सा यानी मैसेज लिखा है और वो मैसेज जो है वो आज की पूरी सूरत हाल के ऊपर फिट बैठता है। तो मैं वो मैसेज एज इट इज पढ़ना चाहता हूँ कामरान नकवी साहब की इजाज़त से। उन्होंने लिखा है कि इस मुल्क की तारीख में एक लीडर ऐसा भी था जो कहता था शहर बंद तो शहर बंद हो जाता। उसके कारकुन कहते थे कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है और शहर में रोज गद्दार कत्ल होते थे। उसके कारकुन तो उस पर इतने फिदा थे कि वो कहते थे हमें मंजिल नहीं, हमें रहनुमा चाहिए। लेकिन जब फैसला हो गया कि उसको लगाम देनी है तो उसके वही वफादार कारकुनान बिलों में जा छुपे। जब उन्हें बिलों से निकाला जाता तो कहते कि माँ कसम मैं तो तबलीगी खानदान से हूं। ये वो जमात थी जो जुबान नहीं टीटी से बोलती थी। लोग शहर से हिजरत पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन आज सूरत हाल यह कि वही अजीम कायद लंदन से जुबैदा आपा की तरह पकवानों के तरीके सिखाता नजर आता है और डिशें भी ऐसी ऐसी ईजाद कर रहा है कि जुबैदा आपा होती तो पकवान सिखाने से तौबा कर चुकी होती। शायर ने ऐसों के लिए कहा था कि ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। सो मेरे अजीज, ये बनी गाला का तोशा हाँ क्या बेचता है। अगर समझने वाले समझे तो पैगाम में बहुत कुछ छुपा है, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सीखते भी हैं। इंसान हमेशा तारीख से सीखता है, वाक़या से सीखता है। तो सीखने वाले चाहे तो सीख सकते हैं, बाकी अगे थोड़ी मर्जी। जिन्हें नहीं सीखना उन्होंने नहीं सीखना। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।